बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, साथ में इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किन लॉज को, किन नियमों को फॉलो किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, विद्युत अपघटन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। याद रहे ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। इलेक्ट्रोलिसिस, the decomposition of a compound using electricity is called electrolysis of the compound. In electrolysis, electricity is used for carrying out a chemical change. The apparatus in which electrolysis is carried out is called voltmeter. तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, विद्युत का उपयोग करके किसी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन, किसी रासायनिक यौगिक का विघटन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। साथ में बताया गया कि विद्युत अपघटन में विद्युत का उपयोग करके केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है, और जिस एपरेटस में ये कराया जाता है, जिस एपरेटस में विद्युत अपघटन कराया जाता है, उसे हम वोल्टामीटर बोलते हैं। याद रहे, वोल्टामीटर, नॉट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर का उपयोग हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, जबकि वोल्टामीटर इज एपरेटस वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट। वोल्टामीटर एक एपरेटस है जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। कैसा होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। During electrolysis, the cations being positively charged get attracted towards the negatively charged electrode, that is cathode, and anions being negatively charged get attracted towards the positively charged electrode, that is anode. Cations and anions get discharged on respective electrode by gaining or losing electrons at respective electrode. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में cations यानी धन आयन, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर मूव करते हैं, कैथोड की ओर गति करते हैं, कैथोड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं। जबकि एनायंस कैसे हैं? तो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर मूव करते हैं, एनोड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। और याद रहे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद कैटायंस और एनायंस दोनों डिस्चार्ज होते हैं, अपने चार्ज को रिमूव करते हैं। कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, उन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस तरीके से रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड और एनोड पर कैटायंस और एनायंस डिस्चार्ज होते हैं, अपने चार्ज को समाप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन का एक सेटअप शो किया गया है, एक्सप्रेशन शो किया गया है। जिस एपरेटस में ये कराया जाता है उसको हमने बता दिया, ये वोल्टामीटर कहलाता है। यहाँ एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है। क्लियर है? स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ शो किया गया है। उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं जिसको हम एनोड बोलते हैं। याद रहे, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसको क्या नाम देते हैं? कैथोड नाम देते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का, यानी वह कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है उसका पिघला हुआ फॉर्म लेंगे या उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। तो होगा क्या, उस पिघले हुए फॉर्म में यानी मॉल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होंगे।
कैटायंस और एनायंस होंगे। जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, व्हाट विल हैपन, एनायन, चूंकि एनायन नेगेटिवली चार्ज हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। किधर मूव करेंगे, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। वहीं कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। किधर जाएंगे, कैथोड की ओर, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर। और याद रहे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद ये दोनों आयन डिस्चार्ज होंगे यानी अपने चार्ज को समाप्त करेंगे। अगर कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो वह कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एनायन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो वह एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरीके से दोनों ही आयंस यानी कैटायंस और एनायंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे, विसर्जित होंगे, अपने चार्ज को समाप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, देखिए क्या होता है। It is minimum potential difference required to be applied across the electrodes to carry out the electrolysis and subsequent discharge of the ions on the electrode। तो याद रहे, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोडों के बीच हमको लगाना पड़ता है, क्या करने के लिए, आयंस को, किसी आयन को डिस्चार्ज होने के लिए, किसी आयन को विसर्जित होने के लिए रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, वोल्टामीटर के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, इनके बीच मिनिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा ताकि वह आयन डिस्चार्ज हो जाए, उस आयन का डिस्चार्ज शुरू हो जाए। क्या कहलाता है, वही डिस्चार्ज पोटेंशियल कहलाता है, यानी विसर्जन विभव कहलाता है। व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, इट इज minimum potential difference required to be applied across the electrodes to carry out the electrolysis and subsequent discharge of the ions on the electrode. In general, discharge potential of an ion is equal to the electrode potential of the respective ion। तो आपने देखा कि minimum potential difference यानी न्यूनतम विद्युत विभव जिसको लगाने पर, इलेक्ट्रॉनों के बीच लगाने पर इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाता है और आयंस का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, क्या कहलाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कहलाता है रिस्पेक्टिव आयन का। और किसी भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल इन जनरल उस आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि इन जनरल किसी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी विसर्जन विभव उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When two or more ions compete to get discharged on an electrode, then the ions having low discharge potential preferentially discharges on respective electrode. Here the ions having lower electrode potential, याद रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमारा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से है, यहां पर क्लियर है। तो क्या देखा, हियर द आयंस हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल गेट्स डिस्चार्ज्ड प्रेफरेंशियली एट ए नोड, व्हाइल दोज हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल गेट्स प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज्ड एट कैथोड। तो आपने देखा कि अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रकार के कैटायन या एनायन हो, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है अभी, अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रकार के कैटायन हो या एक से ज्यादा प्रकार के एनायन हो, तो वह कैटायन या वह एनायन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वही रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है, यानी उसके डिस्चार्ज का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, वह इजीली डिस्चार्ज होता है। क्लियर है। आप देखेंगे कि अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन कहां पर डिस्चार्ज होता है, कैथोड पर। तो कैटायन के केस में अगर दो कैटायन हैं तो वह कैटायन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, याद रहे डिस्चार्ज पोटेंशियल कैटायन हो या एनायन दोनों का कम होना चाहिए, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो कैथोड पर वह आयन डिस्चार्ज होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है।
वहीं एनोड पर वह आयन डिस्चार्ज होता है, वह एनायन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटिवली कम है। तो याद रहे, एनोड पर वह आयन डिस्चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, जबकि कैथोड पर वह आयन डिस्चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल अपेक्षाकृत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ओवर वोल्टेज क्या होता है या बबल वोल्टेज क्या होता है, कई बार ये यूज होता है टर्म। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए मेटल एट कैथोड the voltage required is almost equal to its standard electrode potential. However, for liberation of gases such as oxygen, some extra voltage is required, which is called over voltage or bubble voltage. तो आपको बताया गया जो कैटायंस होते हैं, स्पेशली मेटल आयंस होते हैं, उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन एनायन के डिस्चार्ज के लिए, जैसे आप देखोगे कि ऑक्सीजन जब रिलीज हो रहा हो, एनायन के डिस्चार्ज के लिए अगर कोई गैस वहां रिलीज हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा पोटेंशियल लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। क्या नाम देते हैं, ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। क्या लिख रहा है, फॉर लिबरेशन ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। तो गैसों के डिस्चार्ज के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जिसको हम ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल oblique selective discharge of ions during electrolysis, that is preferential oblique selective discharge theory। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है। मैंने बताया कि अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रकार के कैटायन हो तो उनमें से कौन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, कौन डिस्चार्ज होगा, कौन डिस्चार्ज होने से बच जाएगा। क्लियर है, एक से ज्यादा प्रकार के एनायन हो तो एनोड पर उनमें से कौन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। इसी को हम किस नाम से पढ़ते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इफ मोर देन वन कैटायंस और एनायंस रीच टू एन इलेक्ट्रोड, ओनली वन ऑफ देम प्रेफरेंशियली गेट्स डिस्चार्ज्ड एट वन इलेक्ट्रोड। Thus, there is a choice amongst the ions that which will get discharged at an electrode. During electrolysis, the cations being positively charged get attracted towards the negatively charged electrode, that is cathode, and anions being negatively charged get attracted towards the positively charged electrode, that is anode. तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैटायंस चूंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर मूव करते हैं, वहीं एनायन नेगेटिवली चार्ज हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर मूव करते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि एक से ज्यादा प्रकार के कैटायन अगर कैथोड पर पहुंच रहे हैं तो कौन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। क्लियर है, या एक से ज्यादा प्रकार के एनायन पहुंच रहे हैं एनोड पर तो उनमें से कौन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। क्योंकि एक से ज्यादा प्रकार के आयन अगर किसी इलेक्ट्रोड पर पहुंच रहे हैं देन देयर इज अ चॉइस फॉर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए चॉइस है, कौन डिस्चार्ज होगा, कौन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये दोनों आयन या दो से ज्यादा प्रकार के कैटायन अगर कैथोड पर पहुंच रहे हैं या दो से ज्यादा प्रकार के एनायन एनोड पर पहुंच रहे हैं देन दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने के लिए वो कंपीट करेंगे, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। तो कौन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बोलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solutions, if a cation has electrode potential, that is reduction potential, if a cation has higher electrode potential, that is reduction potential than water, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.83 वोल्ट, then it preferentially discharges at cathode. Example is electrolysis of copper and silver salts.
Otherwise, H2 gas is liberated due to reduction of water at cathode. और इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स। तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर किसी कैटायन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल, याद रहे इंडिया में हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, तो किसी कैटायन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.83 वोल्ट है, वाटर से ज्यादा है, तो वह प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। अदरवाइज आप देखेंगे कि वह कैटायन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, उसकी जगह वाटर डिस्चार्ज होगा, O2 गैस रिलीज करेगा। और इसके एग्जाम्पल कौन है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। आप देखोगे वहीं कॉपर और सिल्वर के सॉल्ट्स का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो वहां कॉपर आयंस और सिल्वर आयंस के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, वो वाटर से ज्यादा है। तो ये आयंस यानी कॉपर आयंस, सिल्वर आयंस, ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होंगे कैथोड पर। लेकिन अगर सोडियम सॉल्ट का, पोटेशियम सॉल्ट का, कैल्शियम सॉल्ट का इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो आप देखेंगे कि इनके जो आयंस हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से यानी -0.83 वोल्ट से भी कम है, मोर नेगेटिव है। ऐसे केस में वाटर डिस्चार्ज होगा और क्या रिलीज करेगा, H2 गैस, नॉट O2। कौन सी गैस डिस्चार्ज करेगा, H2 गैस डिस्चार्ज करेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, इफ एन एनायन हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर, याद रहे वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो -1.23 वोल्ट। If an anion has higher oxidation potential than water, that is -1.23 volt, then it preferentially discharges at anode. Example is bromide ion, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.09 वोल्ट है, लेस नेगेटिव है देन वाटर, यानी वैल्यू ज्यादा है इसका। आयोडाइड आयन -0.53 वोल्ट, ये भी -1.23 वोल्ट से ज्यादा है, लेस नेगेटिव है, एटसेट्रा। Otherwise, O2 gas is liberated due to oxidation of water at anode. इसके एग्जाम्पल है फ्लोराइड आयन, जिसका वैल्यू -2.87 वोल्ट है, यानी -1.23 वोल्ट से भी मोर नेगेटिव, लेसर है। सल्फेट आयंस SO4 डबल माइनस, वैल्यू इज -2.01 वोल्ट, एटसेट्रा। Order of ease of discharge, that is oxidation of certain anions at anode, एनोड पर कुछ एनायंस के डिस्चार्ज होने का ऑर्डर यहां दिया गया है। उसके पहले आपको बताया गया कि अगर किसी एनायन का, नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाटर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा है, ठीक है, वाटर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अगर ज्यादा है तो उस केस में कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर, देन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एट एनोड, तो वह आयन एनोड पर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। क्या बताया गया, फिर से देखिए, इफ एन एनायन हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर, अगर किसी एनायन का, याद रहे यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वाटर से ज्यादा है तो वह आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। और इसके एग्जांपल कौन कौन से आयंस हैं, तो ब्रोमाइड आयंस, आयोडाइड आयंस, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। वहीं आप देखेंगे कि अगर किसी एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से भी कम है, यानी -1.23 वोल्ट से मोर नेगेटिव है, एग्जाम्पल इज फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयंस ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, इनकी जगह वाटर डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? और O2 गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? O2 गैस रिलीज करेगा।
आगे देखिए, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन एनायंस एट एनोड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर कुछ एनायंस के डिस्चार्ज का ईज यानी सरलता का क्रम दिया गया है एट एनोड। एनोड पर कुछ आयंस के डिस्चार्ज होने की सरलता का क्रम है। तो सबसे पहले फ्लोराइड आयन इज लेसर देन सल्फेट आयन। याद रहे, फ्लोराइड आयन के डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी लीस्ट है, सबसे कम है। उसके बाद किसका नंबर आता है? सल्फेट आयंस की, देन नाइट्रेट आयन की। तो फ्लोराइड आयन इज लेसर देन सल्फेट आयन, इज लेसर देन नाइट्रेट आयन, इज लेसर देन क्लोराइड आयन, is lesser than bromide ion, is lesser than iodide ion, is lesser than hydroxide ion। याद रहे, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी किस में है? तो हाइड्रोक्साइड आयन में है, इन एनायंस में। वहीं फ्लोराइड आयन में, सल्फेट आयन में डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सबसे कम है। सॉल्यूशन में बने रहने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा है, ये डिस्चार्ज आसानी से नहीं होते। वहीं आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इजीली डिस्चार्ज होते हैं, ये सॉल्यूशन में बने रहने की टेंडेंसी कम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयंस के सेलेक्टिव डिस्चार्ज को, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनमें सबसे पहला है पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयन का पोजीशन कहां पर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफरेंट आयंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईज टू विच दे गेट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। हियर द लोअर द पोजीशन ऑफ एन आयन, either cation or anion in electrochemical series, more easily it gets liberated at the electrode। तो याद रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट आयंस, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, अपने ईज ऑफ डिस्चार्ज के बेसिस पर, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिस्चार्ज यानी कितनी सरलता से वह डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बेसिस पर अरेंज किया गया है। अगर किसी कैटायन या एनायन का पोजीशन हायर है तो उस केस में आप देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है कि द लोअर द पोजीशन ऑफ एन आयन, cation or anion in electrochemical series, more easily it gets liberated at electrode। तो अगर किसी आयन का पोजीशन हायर है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो उसके डिस्चार्ज होने की सरलता कम होती है, वह आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता। वहीं जो लोअर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में डिफरेंट आयंस को उनके डिस्चार्ज होने की सरलता के, ईज ऑफ डिस्चार्ज के क्रम में अरेंज किया गया है। जो आयन लोअर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उसकी डिस्चार्ज होने की क्षमता ज्यादा है, वह इजीली डिस्चार्ज होता है। जबकि जो ऊपर में है, हायर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, वह आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता, प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम पहला केस लेने जा रहे हैं, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ कैटायन। सबसे पहले हम कैटायंस के सेलेक्टिव डिस्चार्ज की बात करेंगे। कैटायंस जब डिस्चार्ज होता है तो वहां पर हमको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, विच विल डिस्चार्ज सेलेक्टिवली और प्रेफरेंशियली। देखिए क्या लिखा है। ए मोर रिएक्टिव मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज लूज इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मिंग कैटायंस। Hence, its ions have a very weak tendency to gain electrons, that is, have very weak tendency to get discharged at cathode. Thus, the greater the reactivity of a metal, the lesser is the tendency of its ions to get discharged at cathode. तो आप देखोगे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, उनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो नेचुरली उनके आयंस की इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने की यानी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो आप देखेंगे कि कोई मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसका पोजीशन जितना हायर होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना मोर नेगेटिव होगा,
उस मेटल के रेस्पेक्टिव आयन की डिस्चार्ज होने की क्षमता उतनी ही कम होगी। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है आगे, ए मेटल हैविंग मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, is preferred for discharge at cathode as compared to that having less negative or more positive value of its standard electrode potential, that is standard reduction potential। तो आप देखेंगे कि कैथोड पर उस मेटल आयन की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो कम से कम नेगेटिव हो, और मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव हो, उसका वैल्यू ज्यादा हो, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, ए मेटल हैविंग मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रीफर्ड फॉर डिस्चार्ज एट कैथोड, कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए वह मेटल प्रीफर्ड होता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो और मोर पॉजिटिव हो, जबकि वह मेटल आयन या वह मेटल जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव है, वह प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। The order of ease of discharge of some most common metal ions during electrolysis at cathode is as under। यहां पर कुछ मोस्ट कॉमन कैटायंस का ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज होने की सरलता का क्रम दिया गया है। याद रहे ये कोई नया क्रम नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आयंस जो कैटायंस हैं उनके पोजीशन का ही टॉप टू बॉटम ऑर्डर है। क्लियर है? जैसे जैसे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम मूव करते हैं, आप देखोगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वह मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता जाता है या लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव होता जाता है। देखिए क्या है ऑर्डर, तो K प्लस इज लेसर देन Ca डबल प्लस इज लेसर देन Na प्लस is lesser than Mg double plus is lesser than Al triple plus is lesser than Zn double plus is lesser than Fe double plus is lesser than Pb double plus is lesser than H plus is lesser than Cu double plus is lesser than Hg double plus is lesser than Ag double plus। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है Cu डबल प्लस Hg डबल प्लस Ag डबल प्लस, इनकी डिस्चार्ज होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर पॉजिटिव होता है। क्लियर है? वहीं आप देखेंगे K प्लस Ca डबल प्लस Na प्लस Mg डबल प्लस, इनकी डिस्चार्ज होने की क्षमता, डिस्चार्ज होने की सरलता बहुत कम है, ये आसानी से डिस्चार्ज नहीं होते बल्कि सोल्यूशन में बने रहने की टेंडेंसी रखते हैं। देखिए क्या लिखा है, thus the ions of reactive metals like potassium and sodium have very weak tendency to get discharged and therefore have a very strong tendency to remain left in the electrolytic solutions। तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आयंस की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में विद्युत अपघटनी विलयन में बने रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। Hydrogen ions and ions of less reactive metals like copper and silver have a very strong tendency to get discharged at cathode। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन और लेस रिएक्टिव मेटल्स के आयंस लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, इनके जो आयंस हैं उनकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? और सोल्यूशन में बने रहने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम होती है। In fact, in aqueous solution, hydrogen ions get preferentially discharged over the ions of metals above hydrogen in reactivity series. On the other hand, a metal ion lying below hydrogen in reactivity series such as Cu double plus, Hg double plus, Ag plus, etc. gets preferentially discharged over H plus ions प्रोड्यूसिंग मेटल एट कैथोड। तो आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिस मेटल आयन का पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है वहां पर हाइड्रोजन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल आयंस
प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज नहीं हो पाते, उनकी जगह H+ आयन डिस्चार्ज होकर H2 गैस रिलीज करता है एट कैथोड। वहीं जो मेटल आयन हाइड्रोजन से नीचे है, कौन कौन से, Cu++, Ag+, Hg++, ये आयंस ये हाइड्रोजन पर प्रेफरेंस रखते हैं, यानी हाइड्रोजन की बजाय ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होते हैं। उस केस में H+ सोल्यूशन में रह जाएगा और ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के आयंस है लाइक Ag+, Hg++, Cu++, ये कैथोड पर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ एनायंस। अब एनायंस के सेलेक्टिव डिस्चार्ज की बात करेंगे। कुछ देर पहले आपको एनायंस के डिस्चार्ज का ऑर्डर आपको दिखाया गया था, उसी को हम यहां दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। एन एनायन हैविंग लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, that is standard reduction potential, is preferred for discharge at anode as compared to that having more negative or less positive value of its standard electrode potential, standard reduction potential। तो आप देखेंगे कि ऐसा एनायन जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है या मोर पॉजिटिव है, कैसा है, वैल्यू लेस नेगेटिव हो या मोर पॉजिटिव हो, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है। किसके ऊपर डिस्चार्ज होता है, याद रहे किसके ऊपर उसको प्रेफरेंस मिला हुआ है, उस एनायन पर प्रेफरेंस मिला हुआ है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव है। क्लियर है। इस केस में आप देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सम मोस्ट कॉमन एनायंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड इज एज अंडर। यहां पर फिर से वही ऑर्डर शो किया गया है। याद रहे यहां पर जो एनायन शुरू में है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन जनरल आप क्या देखेंगे कि वह लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव है। वहीं इनके केस में आप देखेंगे इनका वैल्यू लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here fluoride, sulfate and nitrate ions have very weak tendency to get discharged at anode and therefore they have a very strong tendency to remain left in electrolytic solution. Thus they are not electrolyzed during electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो फ्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, उनकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, बल्कि सोल्यूशन में बने रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। वहीं आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड hydroxide ions release electrons most easily, that is get oxidized most easily, and therefore they have the highest ease of discharge during electrolysis producing oxygen gas at anode। वहीं आप देखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन का ease of discharge बहुत ज़्यादा है, वह easily discharge होकर के O2 गैस रिलीज करता है। कहां पर, एट एनोड। क्या रिएक्शन होता है, तो 4OH माइनस एक्वस गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा फैक्टर देखिए क्या है जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को इफेक्ट करता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। याद रहे जो आयन रिलेटिवली मोर कंसंट्रेशन में होगा वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है। क्लियर है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इन जनरल द आयन हैविंग मोर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज प्रीफर्ड इन गेटिंग डिस्चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Thus, if an ion is present in higher concentration, then it always preferentially get discharged regardless of its ease of discharge। यहां पर ease of discharge कुछ भी हो, सोल्यूशन में जो आयन हायर कंसंट्रेशन में होगा वो डिस्चार्ज होगा। उस केस में आपको ईज ऑफ डिस्चार्ज का जो कंडीशन था उसे आपको फॉलो नहीं करना है। याद रहे सोल्यूशन में जो आयन हायर कंसंट्रेशन में होगा दैट विल डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली रिगार्डलेस ऑफ इट्स ईज ऑफ डिस्चार्ज, चाहे उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज कुछ भी हो।
आगे देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl solution, the ions present in electrolytic solution are Na plus, Cl minus, H plus due to partial dissociation of water and OH minus due to partial dissociation of water। तो अगर कंसंट्रेटेड NaCl के एक्वस सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो सोल्यूशन में 4 आयंस होंगे। कौन कौन से आयंस होंगे? Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। इस केस में याद रहे कैथोड पर H प्लस और Na प्लस दोनों जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन में चूंकि Na प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दैट विल डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली, जबकि Na प्लस का डिस्चार्ज होने का ईज ऑफ डिस्चार्ज रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू H प्लस आयन। Here the concentration of Na plus and Cl minus ions in solution is more than H plus and OH minus ions. Thus, during electrolysis of concentrated NaCl, both Na plus and Cl minus ions will get discharged at respective electrode instead of H plus and OH minus ions, though they occupy higher positions in electrochemical series, that is, have lesser tendency to get discharged. Thus, the electrode reaction will be as under, क्या होगा? At cathode Na plus plus electron gives Na. At anode 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons. Thus, during electrolysis of concentrated NaCl solution, sodium is deposited at cathode while chlorine gas is liberated at anode। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो सोल्यूशन में जो आयन हायर कंसंट्रेशन में होगा वह प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, चाहे उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज कुछ भी हो। क्लियर है? नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का नेचर भी कई बार आयन के डिस्चार्ज को इफेक्ट करता है। देखिए क्या लिखा है, द मटेरियल ऑफ विच द इलेक्ट्रोड इज मेड determines whether it will take part in electrolytic reaction or not. On this basis there are two types of electrodes। तो याद रहे जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, वह ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। इस बेसिस पर इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के हैं। पहला टाइप है इनर्ट इलेक्ट्रोड। These electrodes do not take part in reaction। The most common inert electrodes are platinum, graphite, iron, etc। तो inert electrode जो होता है वह इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका कौन कौन है? तो प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, आयरन है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यानी वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। क्या लिखा है देखिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, these electrodes take part in the reaction। The most common active electrodes are copper, nickel, silver। ये most common active electrodes हैं। If anode is made up of any of these metals, then the metal items themselves get oxidized, lose electrons, and there is no discharge of any anion at anode। तो जब देखेंगे कि एनोड अगर इन मेटल्स का बना हुआ है, किसका किसका? तो आपने देखा कि कॉपर है, निकल है, सिल्वर है, अगर इनका बना हुआ है तो ये मेटल खुद ऑक्सीडाइज्ड होने लगेंगे। यानी एनोड पर, यहां पर हम बात कर रहे हैं दिस इलेक्ट्रोड्स टेक पार्ट इन रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर, निकल, सिल्वर। इफ एनोड इज मेड, अगर एनोड इज इन मेटल का बना हुआ है तो आप क्या देखेंगे, एनोड पर जो एनायन जा रहा है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये मेटल, इन मेटल के जो एटम्स हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़कर सोल्यूशन में आने लगेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ड्यूरिंग कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, both of sulfate and OH minus ions migrate towards anode and try to get discharged। Here, since copper is an active electrode, it loses its electrons and get converted into Cu double plus ions। Thus, the electrode reaction at anode is as under, Cu gives Cu double plus plus 2 electrons। Here, none of the anions of solution succeed to get discharged at anode। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जब हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर एनोड अगर कॉपर का बना हुआ है, एनोड पर एनायंस कौन कौन से? सल्फेट आयंस और वाटर के कारण हाइड्रोक्साइड आयन दोनों पहुंचेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो पाता।
उसकी जगह खुद कॉपर का जो एटम है, एनोड का जो कॉपर एटम है, वह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर सॉल्यूशन में जाने लगता है। क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है वहां पर? Cu gives Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर कोई भी एनायन इलेक्ट्रोड पर यानी एनोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर एनोड शो किया गया है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस हैं, साथ में OH माइनस आयंस होंगे, H प्लस आयंस होंगे, Cu डबल प्लस आयंस होंगे, ये चारों आयंस हैं। एनोड पर कौन कौन पहुंचेगा? तो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन वहां डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, बल्कि एनोड का जो कॉपर एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा रॉड के ऊपर एंड इट विल कम इनटू सॉल्यूशन एज Cu डबल प्लस आयन। Cu डबल प्लस आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आने लगेगा। तो आप देखेंगे कि एक्वस कॉपर सल्फेट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूजिंग कॉपर एनोड, याद रहे कॉपर एनोड का उपयोग करते हुए, उस केस में एनोड पर एनोड का जो कॉपर एटम है वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़कर सॉल्यूशन में आने लगता है, और यहां सॉल्यूशन का कोई भी एनायन एनोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, both of Cu double plus and H plus ions of solution migrate towards cathode and compete to get discharged. Since the position of Cu double plus ion in electrochemical series is lower than H plus ion, Cu double plus ions get preferentially discharged at cathode while H plus ions remain left in the solution. आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ H plus और Cu double plus ion दोनों कैथोड पर जाएंगे, they will compete to get discharged, जहां पर Cu double plus ion चूंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन H प्लस आयन से नीचे है, वह प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा और H प्लस आयन सोल्यूशन में रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, याद रहे एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो सोल्यूशन बचा उसमें मेनली H प्लस आयंस और सल्फेट आयंस बचे होंगे, वह H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन होगा। क्लियर है क्या लिख रहा है? हियर Cu, thus the electrode reaction at cathode is as under. कैथोड पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है? Cu plus gives 2 electrons, Cu double plus plus 2 electrons gives Cu. Here Cu double plus ions generated at anode are getting discharged at cathode, thus the blue color of the solution which is due to Cu double plus ions remains unchanged. तो आप देखेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है, ओवरऑल हो ये रहा है कि एनोड पर Cu एटम Cu प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन में आ रहे हैं और सोल्यूशन के Cu डबल प्लस आयंस कैथोड पर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो सोल्यूशन में Cu डबल प्लस आयंस का कंसंट्रेशन इन जनरल चेंज नहीं होगा, उसके कलर पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वह Cu डबल प्लस आयंस के कारण है। और यहाँ ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है, तो एनोड पर एनोड का कॉपर एटम Cu डबल प्लस आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आ रहा है और सोल्यूशन का जो Cu डबल प्लस आयंस है वो डिस्चार्ज होता जा रहा है कहां पर? कैथोड पर। क्लियर है? नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर IIT एम्स नीट। याद रहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर सामने आए हैं, उसको हमने अलग से एक स्लाइड बना करके दे दिया है। देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिस्चार्ज दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन एनायंस एट एनोड। एनोड के पर डिफरेंट आयंस, डिफरेंट एनायंस के डिस्चार्ज होने का ईज क्या है, तो याद रहे फ्लोराइड आयंस इज लेशर देन सल्फेट आयंस, इज लेशर देन नाइट्रेट आयन, इज लेशर देन क्लोराइड आयन, इज लेशर देन ब्रोमाइड आयन, इज लेशर देन आयोडाइड आयन, इज लेशर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ये ऑर्डर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन हमको दिख सकता है, बट ऑर्डर ऑफ इज यही है। आगे देखिए क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑकरिंग एट एनोड। एनोड पर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ दिया गया है। फ्लोराइड आयंस के लिए 2F माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स F2, E0 का वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है प्लस 2.87 वोल्ट। याद रहे यहाँ जो माइनस दिया गया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कितना है
प्लस 2.87 वोल्ट। वहीं आप देखेंगे H2O8 डबल माइनस दैट इज पर सल्फेट आयन, यहां पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। E0 का वैल्यू है प्लस 2.01 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, नाइट्रेट आयंस NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स NO प्लस 2H2O। E0 का वैल्यू है प्लस 0.96 वोल्ट। अगेन नाइट्रेट आयंस प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन्स जब वह NO2 के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है प्लस H2O तो वही वैल्यू होता है प्लस 0.78 वोल्ट। क्लोराइड आयन के लिए 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cl2। E0 का वैल्यू प्लस 1.36 वोल्ट। ब्रोमाइड आयंस 2Br माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Br2, इसके लिए वैल्यू है E0 प्लस 1.09 वोल्ट। आयोडाइड आयन के लिए वैल्यू है प्लस 0.53 वोल्ट। वहीं ऑक्सीजन O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, याद रहे H2O यहां पर एज ए रूल डिस्चार्ज हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में 4OH माइनस। क्या बना है यहां पर E0 का वैल्यू क्या रहा प्लस 0.40 वोल्ट। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। Example is K2O, CaO, etc. But oxides of iron and metals placed below iron in electrochemical series are reduced by H2. Example is SNO, PbO, CuO, etc. तो मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स उन मेटल के ऑक्साइड्स जिनका पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस नहीं किए जाते, लेकिन जो उनका पोजीशन आयरन या आयरन से नीचे है, बट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मेटल्स प्लेस्ड बिलो आयरन, जो ऑक्साइड्स आयरन का ऑक्साइड और साथ में आयरन से नीचे जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इज SNO, PbO, CuO, इनके ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है। Oxides of metals having E0 either greater than or equal to 0.79 volt get decomposed on heating to give metals and O2 gas। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, आप देखेंगे कि जिस मेटल ऑक्साइड के E0 यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू या तो इक्वल है या ग्रेटर देन है 0.79 वोल्ट, वह हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और O2 गैस रिलीज करता है। क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है इसका HgO आप देखेंगे कि हीट करेंगे इसको, यह Hg लिक्विड प्लस O2 दे देगा, सीधे सीधे मेटल दे देगा। यहां पर E0 का वैल्यू 0.79 वोल्ट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने स्पेशली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।